नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसे इंडियन स्मार्ट वाले हैं जो कभी देश का सबसे बड़ा गर्व हुआ करता था, फिर अचानक से मार्केट से मानो गायब ही हो गया और अब एक बेहद विवादास्पद वापसी कर रहा है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं माइक्रोमैक्स की। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इस ब्रांड के उस नाटकीय उतार चढ़ाव और उस 20,000 करोड़ रुपए के मेगा आईपीओ की गहराई तक जाएंगे जो जल्द ही बाजार में दस्तक देने वाला है। तो चलिए समझते हैं कि आखिर पर्दे के पीछे असल में चल क्या रहा है। इस पूरी कहानी में ना एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। मतलब एक तरफ तो मार्केटिंग की वो चमक धमक है जो जोर शोर से मेड इन इंडिया का नारा लगाती है, लेकिन दूसरी तरफ सप्लाई चेन की वो कड़वी हकीकत है जहां असली कंट्रोल पूरी तरह से विदेशी हाथों में है। और ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, ये एक मल्टी बिलियन डॉलर ऑपरेशन की नींव है जिसे समझना हमारे और आपके लिए बेहद जरूरी है। चैप्टर 1, द गोल्डन एरा। चलिए 2008 में चलते हैं, जब भारतीय बाजार पर पूरी तरह से नोकिया और सैमसंग जैसे दिग्गजों का राज हुआ करता था। उस टाइम दिल्ली की एक छोटी सी कंप्यूटर डिस्ट्रीब्यूटर कंपनी ने, जिसे राहुल शर्मा जैसे फाउंडर्स ने शुरू किया था, एक बहुत बड़ा मौका देखा। अपनी तेज रफ्तार, जबरदस्त प्राइसिंग और मजबूत नेटवर्क के दम पर इस कंपनी ने सच में बाजार में तहलका मचा दिया। नथिंग लाइक एनीथिंग जैसे नारों के साथ सस्ते दामों में बड़ी स्क्रीन और बेहतर कैमरे वाले फोन देकर इन्होंने इंडियन मिडिल क्लास का दिल जीत लिया था। इनका मॉडल बड़ा सीधा सा था, विदेशों से सस्ते फोन बनवाना, उन पर अपना ब्रांड लगाना और यहाँ बेचना। इसी स्पीड की बदौलत देखते ही देखते 2014 तक माइक्रोमैक्स भारत का नंबर 1 स्मार्टफोन ब्रांड बन गया। और इस बेतहाशा सफलता का नतीजा क्या था? 21,000 करोड़ रुपए का भारी भरकम वैल्यूएशन, रेवेन्यू 10,000 करोड़ के पार पहुंच गया और ह्यू जैकमैन जैसे हॉलीवुड सुपरस्टार इनके ब्रांड एम्बेसडर बने। लेकिन जो सबसे अहम बात यहाँ समझने वाली है वो ये कि तकनीकी रूप से यहाँ कोई बहुत बड़ा इनोवेशन नहीं हो रहा था। असल में ये मुख्य रूप से एक बेहद सफल मार्केटिंग और पैकेजिंग कंपनी बनकर काम कर रही थी। चैप्टर 2, द फॉल एंड फॉरेन टेकओवर। यहीं से इस सुनहरे दौर का अंत शुरू होता है और कहानी पूरी तरह से पलट जाती है। ये आंकड़े देखकर सच में हैरानी होती है। हुआ क्या कि जिन विदेशी फैक्ट्रियों में ये फोन बन रहे थे, उन्हें अचानक एहसास हुआ कि वो तो खुद सीधे भारतीय बाजार में उतर सकते हैं। फिर क्या था? शाओमी, वीवो और ओप्पो जैसे चीनी ब्रांड्स ने कम कीमत, बेहतर चिप्स और फ्लैश सेल्स के साथ जबरदस्त एंट्री मारी। सिर्फ 5 सालों के अंदर माइक्रोमैक्स का मार्केट शेयर 22% से गिरकर लगभग 0.5% पर आ गया। जो रेवेन्यू कभी 10,000 करोड़ था, वो सिमट कर मात्र 2,400 करोड़ रह गया और वो विशाल वैल्यूएशन क्रैश होकर सिर्फ 1,500 करोड़ पर आ गिरा। अब आप सोच रहे होंगे कि 2016 में अचानक ऐसा क्या हो गया जिसने ताबूत में आखिरी कील ठोकने का काम किया। इसका सीधा सा जवाब है जियो के 4G नेटवर्क का महाविस्फोट। पूरा बाजार रातों रात 3G से 4G पर शिफ्ट हो गया, लेकिन कंपनी की पूरी इन्वेंट्री 3G फोन से भरी पड़ी थी। सारा का सारा स्टॉक एक ही झटके में पूरी तरह से पुराना और बेकार हो गया। बाहर तो ये सब चल ही रहा था, अंदर भी हाहाकार मच गया। इंटरनल मैनेजमेंट में दिक्कतें बढ़ने लगी। अलीबाबा के साथ 1.2 बिलियन डॉलर की जो बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट डील होनी थी, वो रद्द हो गई। सीईओ ने इस्तीफा दे दिया और 5 टॉप अधिकारी कंपनी से बाहर हो गए। फोन का प्रोडक्शन लगभग बंद ही हो गया। लाखों जॉब्स चले गए और जो ब्रांड कभी हमारे घरेलू गौरव का प्रतीक था, उसका वो शानदार युग लगभग खत्म सा हो गया। चैप्टर 3, द कंट्रोवर्शियल रिटर्न एंड आईपीओ। साल 2020 में गलवान घाटी के तनाव के बाद इन सीरीज के साथ देशभक्ति की लहर का फायदा उठाने की कोशिश की गई। और अब आता है 2024 का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला प्लॉट ट्विस्ट। कंपनी के मैन्युफैक्चरिंग आर्म भगवती प्रोडक्ट्स का 49% हिस्सा केवल 514 करोड़ रुपए में शंघाई की ह्वाकिन टेक्नोलॉजीज को बेच दिया गया। अब ये ह्वाकिन कौन है? ये वही ग्लोबल ओडीएम दिग्गज है जो दुनिया के हर 4 में से एक फ़ोन को डिज़ाइन करता है। और सबसे बड़ी बात, ये उन्हीं ब्रांड्स के लिए फ़ोन बनाता है जिन्होंने शुरुआत में इस घरेलू ब्रांड को बर्बाद किया था। ये विडंबना अपने आप में पूरी कहानी बयां कर देती है। इस नई पार्टनरशिप ने रेवेन्यू में तो चमत्कारिक रूप से 10 गुना ग्रोथ ला दी है और ग्रेटर नोएडा में बड़े पैमाने पर भर्तियां भी हो रही हैं। लेकिन कैच यहाँ पर है, ये पूरी ग्रोथ अब पुराने कॉम्पिटिटर्स के लिए फोन असेंबल करने से आ रही है, और वो भी पूरी तरह से वॉक इन के डिजाइन और सप्लाई चेन के कंट्रोल में। और ये नंबर्स तो सच में दिमाग घुमा देने वाले हैं। आने वाला भगवती प्रोडक्ट्स का आईपीओ इस पूरी कहानी का सेंटर है, जहां 20,000 करोड़ रुपए के भारी भरकम वैल्यूएशन की मांग की जा रही है।
और 3,000 करोड़ जुटाने की प्लानिंग है। लेकिन असल मुनाफा वो मात्र 41.66 करोड़ रुपए है। इतने कम मुनाफे पर इतना विशाल वैल्यूएशन बाजार के लिए यकीनन एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा करता है। चैप्टर 4 द ट्रूथ ऑफ मेड इन इंडिया। क्या बाजार सच में किसी नए इनोवेशन पर दाव लगा रहा है या फिर ये सिर्फ विदेशी कंट्रोल वाली एक असेंबली लाइन है? देखिए, भले ही एक्सपोर्ट के नंबर्स कितने भी शानदार क्यों न दिखें, कड़वा सच ये है कि डोमेस्टिक वैल्यू एडिशन आज भी 20% से कम है, जबकि विदेशी शेयर 40% से कहीं ज्यादा है। रिसर्च और डेवलपमेंट यानी R&D पर खर्च 1% से भी कम है। साफ शब्दों में कहें तो भारत में सिर्फ असेंबली हो रही है। डिज़ाइन और चिप्स जैसी चीज़ों के लिए जो असली वैल्यू क्रिएशन है वो आज भी मजबूती से विदेशों में ही टिका हुआ है। अगर हम ग्लोबल लेवल पर तुलना करें तो भारतीय इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग कंपनियों को मार्केट में 90 गुना से भी ज़्यादा का पीई रेशियो मिल रहा है, जबकि फॉक्सकॉन जैसी ग्लोबल दिग्गजों को सिर्फ 8 गुना पीई रेशियो मिलता है। ये साफ दिखाता है कि हमारे घरेलू निर्माताओं को कितना भारी वैल्यूएशन प्रीमियम दिया जा रहा है। लेकिन जरा सोचिए, अगर जियोपॉलिटिकल संबंध बिगड़ते हैं या विदेशी कंपनियां अचानक अपने ऑर्डर वापस ले लेती हैं, तो ये प्रीमियम एक झटके में बहुत बड़े जोखिम में बदल सकता है। और मज़े की बात यह है कि ये सिर्फ स्मार्टफोन इंडस्ट्री की कहानी नहीं है। फार्मास्यूटिकल्स से लेकर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स तक हर जगह आपको यही पैटर्न मिलेगा। फार्मा में 70% से ज़्यादा कच्चे माल का आयात होता है। ईवी में 85 से 90% रेयर अर्थ मैग्नेट्स बाहर से आते हैं। मतलब ग्लोबल सप्लाई चेन असल में शिफ्ट नहीं हुई है, वो बस खिंच गई हैं। PLI जैसी स्कीम्स का फ़ायदा तो उठाया जा रहा है और प्रोडक्ट पर लेबल बेशक बदल गया हो, लेकिन असली कंट्रोल अभी भी कहीं और ही है। तो आखिर में ये पूरा केस स्टडी हमारे सामने एक बेहद अहम सवाल छोड़ जाता है। क्या ये 20,000 करोड़ रुपए का विशाल इकोसिस्टम हमारी सच्ची मैन्युफैक्चरिंग आज़ादी का प्रतीक है या फिर ये निर्भरता का एक नया, ज़्यादा स्मार्ट और जटिल रूप है? लेबल तो स्वदेशी हो सकता है, लेकिन असली रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है, इस पर हम सबको गहराई से विचार करने की ज़रूरत है। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।